जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक के काफ़ी सारे दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है। मज़ीद कोई 1-2 मिनट लगाते लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं कि जो 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 दोस्त अभी तक नहीं आए उन वो भी ज्वाइन कर लें। हम बात कर रहे थे हलाल और हराम के हवाले से, तो मेरे ज़ाती ख़्याल में मुमकिन है कुछ लोग इसे एग्री करें कुछ ना करें कि हर वो चीज़ हलाल है जिसमें आप किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे। बाकी ये स्कॉलर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनसे कतई नज़र इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई भी कारोबार अगर आप धोखे की बुनियाद पे कर रहे हैं तो वो चाहे कितना ही हलाल क्यों नहीं है, वो मेरे ख़्याल में हलाल नहीं रह जाता। इवन कि आप किराने की दुकान ही क्यों नहीं कर रहे, अगर उसमें भी आप सौदा बेचने के टाइम पे झूठ बोल रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो भी सही नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में कम से कम हम जो कुछ कर रहे हैं किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं है। ट्रेड है, प्रॉफिट करें लॉस करें, जो भी करें उसका असर जो है वो डायरेक्टली हमारी अपनी ज़ात पे है। किसी दूसरे को उससे कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर ऐसा कारोबार जिसमें आपके अमाल का असर आपके ऊपर ही है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें करने में कोई हर्ज है। बाकी इस्लामिक स्कॉलर्स किसी चीज़ के बारे में क्या वजाहत करते हैं मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान में मकतबा फ़िक्र ही बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मकतबा फ़िक्र ही बहुत सारे हैं। कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई कुछ है। और हर मकतबा फ़िक्र जितने भी हैं हर हर का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ है। कोई एक चीज़ के बारे में अच्छी राय रखता है तो कोई उसी चीज़ के बारे में बुरी राय भी रखता है। तो इसलिए इस बहस में जाना मेरा ख़्याल है कि आम बंदे के लिए वैसे भी मुमकिन नहीं है। सर, इसराइल पे अटैक जो हुआ है मुझे खैर बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं तो अभी ऑफिस आया हूँ। मैं ना टीवी देखता हूँ ना सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं तो सारा दिन बस आपको बताया है कि हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं तो रेस्ट पे रहता हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे एक दोस्त ने कहा था, इसके बारे में बताया है कि इसराइल पे अटैक हुआ है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, पता नहीं जो अभी मैसेज कर रहे हैं शायद उन्होंने किया है। तो बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट मार्केट पे आएगा। और गोल्ड जो है, हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 500 मिज़ाइल लगी हैं, अल्लाह करम करे सर, अल्लाह ताला सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 5000 मिज़ाइल लगी हैं, सॉरी। तो बहरहाल गोल्ड के बारे में बता रहा था कि हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर गोल्ड की कीमत गिरती है तो डॉलर की कीमत में इजाफ़ा होता है, और अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो गोल्ड की कीमत में इजाफ़ा होता है। दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब इसके रिज़ल्ट में क्या गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा एग्जैक्टली तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की है अभी। और इसराइल का ख़ास तौर पे अब मसला आया है तो क्या बनेगा, मुझे इसके बारे में कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा बगैर बिना रिसर्च किए। बाकी देखें, कल गोल्ड ओपन होगा तो ऊँट किस करवट बैठता है तभी पता चलेगा। चलें सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के टॉपिक के हवाले से हमने पहले लेक्चर के अंदर और दूसरे लेक्चर के अंदर फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी की, काफ़ी सारी। अच्छा, मुझे आज बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमारे पहले वो 2-3 लेक्चर्स जो हैं, सुभान अल्लाह सर, ये तो जो बंदा भी करता है ना, मेरा ख़्याल है कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बंदा जो है वो शायद को दुश्मनी निकालता है, या मुझसे जो दुश्मनी निकाल रहा है या फिर आप लोगों से निकाल रहा है। इसको किधर से ख़त्म करना है, डिसेबल एनोशिएशन फॉर अदर्स। ठीक हो गया जी, ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सर, जो भी कर रहा है मोहब्बत है उसकी है। अच्छा जी, तो बात मैं कर रहा था कि पिछले 2 लेक्चर्स के हवाले से इसराइल अटैक इसराइल ने अटैक किया है, लेकिन बीटीसी ने कोई मूव नहीं दिखाई। बीटीसी ने अगर मूव दिखाई तो फिर तमाम पेयर्स मूव करेंगे। ठीक हो गया वो बकर भाई, ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी है।
सर हु इज़ दिस का तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये कौन बंदा है जो हमारी स्क्रीन पे ड्राइंग करता है। चलें, कोई ड्राइंग करे यार, अच्छी चीज़ बनाए, कोई घर बनाए, कोई खजूर का दरख्त बनाए, छोटे होते हम बनाते थे इस किस्म की चीज़ें, तो वो वैसे ही कांटे माटे मार देता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, तो बाद में कह रहा था कि पिछले 2-3 लेक्चर्स में सर वो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर अकील भाई उसका पता चल जाए ना कि जो ये कांटे मार रहा है, तो उसका दिलों शुक्रिया अदा करेंगे मोहब्बत के साथ कि सर बहुत शुक्रिया कि आप हमें याद रखते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि हम आपके किए हुए काम को ख़त्म कर सकें। अच्छा जी, तो पिछले 3 लेक्चर्स जो हैं उनके हवाले से मुझे पूछ रहे थे कि जी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इसकी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है टेक्निकली, अलबत्ता मैंने सभी लोगों को फ़र्दन जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने लेक्चर्स जो मैंने बताया था कि इससे पहले, बहुत पहले मैंने ये चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड ऑलरेडी की हुई हैं और वो सेगमेंट्स की शक्ल में, यानी कि छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। मैंने लोगों को फ़र्दन वो दिए थे लिंक्स। उसके बाद मैंने शाम को वो ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया था कि जो लोग जिनके लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो ग्रुप में से उन लिंक्स के ज़रिए उन लेक्चर्स को ले सकते हैं, देख सकते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। उसके बाद हमने कल के लेक्चर के अंदर देखा था मेटाट्रेडर 4 के हवाले से हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी गैदर की थी कि किस तरह से मेटाट्रेडर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। डेमो अकाउंट हमने बनाया था डू प्राइम के अंदर। उसके बाद हमने ट्रेड स्टार्ट की, ट्रेड क्लोज़ की और उसके बाद टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की बात की। उसके बाद हमने पेंडिंग ऑर्डर्स की और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स की बात की। तो सर कौन कौन बंदा है, ईमानदारी से बताना है, जिसने पेंडिंग ऑर्डर्स को प्रैक्टिकली लगाया कल के लेक्चर के बाद, वो मुझे ज़रा मैसेज में बताया कि जिसने पेंडिंग ऑर्डर लगाया और किस किस चीज़ का, यानी बाई लिमिट सेल लिमिट, बाई स्टॉप सेल स्टॉप, कौन सा लगाया और कौन सा उसका एग्जीक्यूट हुआ। सर आज मार्केट बिल्कुल क्लोज है, मैं तो कल की बात कर रहा हूँ सर। हुज़ैफ़ा भाई, अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में कोई इशू आ रहा है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डू प्राइम का ग्रुप है ना हमारा, उसमें चैट ऑन कर दी है। आप वहाँ पे मैसेज कर दें, जो ऑफिशियल्स हैं वो आपसे अभी रब्ता कर लेंगे और आपको गाइड कर देंगे इसके हवाले से। मैं हमेशा पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ। वेरी गुड सर। सर प्लीज़ एक बार फिर पेंडिंग ऑर्डर रिपीट कर दें। सर मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आज बार उसको हम लगा नहीं सकेंगे क्योंकि आज तो मार्केट बंद है। आज अलबत्ता मैं रिपीट कर देता हूँ, इंशाल्लाह चार्ट पे जाने के बाद कोशिश करूँगा, अगर टाइम बच गया तो मैं ज़रूर रिपीट करने की ट्राई करूँगा। आज का जनाब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसको आज हमने कवर करना है, और वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। तीनों ही फॉरेक्स मार्केट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मार्केट स्ट्रक्चर इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर खड़ा है। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के हवाले से फिर बहुत कुछ आ जाता है, आगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं जिसमें ऑर्डर ब्लॉक है, एसएमसी है एंड सो ऑन, बहुत कुछ है। लेकिन बहरहाल हम आज बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है। आज हम इन चीज़ों के बारे में कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर समझ सकें उतना समझ लें। ज़ाहिर है आप में से माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो नए नहीं हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें नई नहीं होंगी। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने इससे पहले फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं किया, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और ये इंशाल्लाह आपके लिए ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। म्यूट ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स। ओके, ठीक हो गया। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जनरल इन्फॉर्मेशन है वही जो हर दफ़ा ही आती है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। forexguru.pk मेरी वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम एजुकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारी टीम सिग्नल्स भी देती है और इसके अलावा बहुत कुछ इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा।
मुझे तकरीबन 18 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है फॉरेक्स मार्केट में एज ए ट्रेनर काम करते हुए, पढ़ाते हुए। 23 साल मुझे हो चले हैं एज एन IT प्रोफेशनल काम करते हुए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट को समझने में, चार्ट पैटर्न्स को समझने में, की लेवल्स को समझने में और मार्केट के बिहेवियर को समझने में। अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आप में से वो तमाम दोस्त जिन्होंने चार्ट्स देखे हैं, आपको ये पता है कि चार्ट ऊपर नीचे लगातार मूव करता ही रहता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और पिछले दिनों हमने बात की थी कि जब चार्ट ऊपर जाता है तो हम बाई करने की कोशिश करते हैं, जब चार्ट नीचे जाता है हम सेल करने की कोशिश करते हैं। और लगातार चार्ट्स के अंदर हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। चार्ट्स के अंदर हमें 3 तरह की बेसिकली मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। अभी हम थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मार्केट किसी एक जगह पे बार बार आती है और वापस आती है, नीचे गिरती है उसी लेवल तक और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, फिर आती है वापस नीचे की तरफ और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ वापस मुड़ जाती है, तो इस सूरत हाल में वो जगह जहाँ पे मार्केट बार बार आके रिटर्न कर रही है, इसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। एक्चुअली होता यह है कि प्राइसेस गिरती हैं और किसी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, यानी ये लोगों की अजम्पशन होती है कि हाँ यहाँ तक मार्केट गिरेगी, इससे नीचे नहीं गिरेगी। या हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस, फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्राइसेस का टेक्निकली कोई लेवल नहीं है, बेशुमार, आगे हम चल के बात करेंगे, बेशुमार फ्लोर्स के अंदर ये मूव करती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मार्केट बार बार एक ही काम दोहराती है। प्राइस नीचे गिर रही है, जब एक जगह पे नीचे गिर जाती है तो लोगों को लगता है कि यार बहुत गिर गई है, अब इससे ज़्यादा और क्या गिरेगी, इसको यहाँ से बाई कर लेने में फ़ायदा है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दी थी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी के हवाले से, और हमने वहाँ पे एक बैंक की एग्जांपल ली थी, पाकिस्तानी बैंक की, जिसके शेयर्स को मेरे एक दोस्त ने 18 रुपये में ख़रीदा था और उसकी कीमत गिरते 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 3 रुपये पे आ गई थी। अब 3 रुपये एक ऐसी प्राइस थी जिस पे जाके लोगों ने सोचा कि यार ये बैंक है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की सपोर्ट है, सारा कुछ है, अब इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा, वो बहुत गिर गया है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में भी समझ लें कि बस वो बहुत ही गिर गया है, गिरा हुआ बंदा है, तो वो इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा। तो वहाँ पे फिर लोगों ने उसके शेयर्स को दोबारा से बाई करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि अब ये और नहीं गिरेगा। और ऐसा ही हुआ कि मार्केट में बेहतरी आई और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल पड़ी। आवाज़ नहीं आ रही। अपने अबू बकर भाई या मुकेश भाई या तौसीफ भाई अगर हैं सर ग्रुप में तो काइंडली बंदे को जवाब दे दें कि उनको आवाज़ अगर नहीं आ रही तो किस तरह से उसको डील करें। सर उनको कहें कि रीजॉइन कर लें। मैं वैसे एक दफ़ा मैसेज भी छोड़ देता हूँ, जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो रीजॉइन कर लें। ठीक हो गया। तो मार्केट जब किसी एक लेवल पे नीचे जाके गिरती है और बार बार उस लेवल से ऊपर की तरफ उठती है तो हम कहते हैं कि मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट हासिल की है। मैं बात कर रहा था, अच्छा वो बैंक की मिसाल तो चलो पूरी हो गई। सपोर्ट जो है ये हमेशा तब कंसीडर की जाती है जब मार्केट एक सिंगल लेवल पे मल्टीपल टाइम्स आके टकराती है। मार्केट जैसे ये ऊपर वाला चार्ट आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे आई है, एक प्राइस पॉइंट पे पहुंची है, वहाँ से ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई है, प्राइस पॉइंट पे पहुंची है, फिर ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई है, प्राइस पॉइंट पे पहुंची है, फिर ऊपर चली गई है। जितनी ज़्यादा दफ़ा मार्केट किसी एक सिंगल प्राइस पॉइंट पे आके रिटर्न करती है उतनी ही उस लेवल की अहमियत बढ़ती चली जाती है। हम उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स मार्केट अगर एग्जैक्टली उस प्राइस पॉइंट पे ना आए, जैसे ये नीचे वाले चार्ट पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे आई है, एक प्राइस पॉइंट उसने जनरेट किया, उसके बाद ऊपर चली गई, लेकिन अब बार बार वो नीचे आ रही है, लेकिन हर दफ़ा उस प्राइस पॉइंट पे नहीं जा रही,
लेकिन उसके करीब करीब जा रही है, तो ये उतना हेल्दी सपोर्ट कंसिडर नहीं की जाती, ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर नहीं की जाती। सपोर्ट के बहुत सारे फार्मूले हैं, आज हम बेसिक्स के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्राइस पॉइंट जो है जितना ज़्यादा किसी एक लेवल को हिट करता है, अब हमने बात अभी की है कि जब मार्केट नीचे जाती है और एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार अब इससे नीचे नहीं जानी, तो वहाँ पे फिर बायर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर इन होते हैं और वहाँ से वो बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें फिर नज़र आता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। लोगों को जब लगता है कि प्राइसेस बहुत गिर गई हैं, कीमतें बहुत गिर गई हैं, चीज़ें अब बहुत सस्ती हो गई हैं, तो उस जगह पे फिर वो उस चीज़ को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है हमेशा कोई चीज़ नहीं गिरेगी, हमेशा कोई चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, प्राइसेस गिरती हैं और जब गिर जाती हैं तो वहाँ से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो वो लेवल जहाँ से प्राइसेस गिरने के बाद मज़ीद गिरना रुक जाता है या जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब नहीं गिरेंगी, तो वहाँ पे फिर मैसिव बाइंग होती है, वहाँ पे फिर बायर्स जो हैं वो मार्केट में आ जाते हैं और वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। जी अकील भाई का हाथ खड़ा है सर। अकील भाई बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। स्क्रीन जिनको शो नहीं हो रही सर, काइंडली उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दोबारा वो रीजॉइन कर लें। व्हेन चार्ट विल बी डाउन देन वी हैव टू बाई और सेल, क्लियर दिस। सर चार्ट डाउन से मुराद अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर तो हम ज़ाहिर है वहाँ पे सेल की ट्रेड करेंगे, और अगर चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे हम बाई की ट्रेड करेंगे। लेकिन जब चार्ट नीचे की तरफ भी जा रहा हो तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स नज़र आएंगे। हम चार्ट पे चलेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह आज, और वहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स नज़र आएंगे। इसी तरह से अगला जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है वो है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है, रेजिस्टेंस उर्दू में कहते हैं मुज़ाहमत को, रुकावट को, एक ऐसा लेवल जहां तक कीमतें ऊपर जाने के बाद लोगों को लगे कि यार अब तो ये चीज़ बहुत महंगी हो गई है, बहुत ही महंगी हो गई है, अब और क्या महंगी होगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन वैसे वो आजकल एप्लीकेबल है नहीं, तो जो हमारा पेट्रोल है वो 330 के करीब मेरे ख्याल में चला गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि यार इतना महंगा हो गया और इसने क्या महंगा होना है। तो टेक्निकली अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो वहाँ से कीमतें फिर गिरनी शुरू हो जाती हैं। क्रूड ऑयल की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक्चुअली मार्केट के अंदर हुआ है कि क्रूड ऑयल बहुत ऊपर गया और एक जगह पे जाके क्रूड ऑयल की कीमत ने स्टॉप किया और वहाँ से वो धड़ाम करके गिरा और बहुत ज़्यादा गिरा है। मार्केट में प्राइसेस बहुत ऊपर गई और वो जगह वो थी जहाँ पे लोगों को लगा कि नहीं अब बस इससे ज़्यादा अब प्राइसेस का ऊपर जाने की तो करीबन थी, बहुत महंगा कर लिया है, अब तो नीचे जाना ही जाना चाहिए। और वहाँ पे होता ही है कि एक्चुअली बैकग्राउंड पे ये हो रहा होता है कि जितने लोग पहले बाई कर रहे थे वो बाई करके कीमतों को मज़ीद ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। जितना ज़्यादा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअली सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेस करता है। जितनी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती चली जाएगी उतनी उस चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं और आप लोगों को सभी को पता है, पाकिस्तान में भी, आई थिंक इंडिया में भी होता होगा कि रात को जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो गलियों में चक्कर लगा के गर्म अंडे बेच रहे होते हैं। अब यही अंडा, जो मुझे नहीं पता इस वक्त अंडे की कीमत क्या है, लेकिन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि यही अंडा जो सर्दियों में आपको 30 रुपए का या 50 रुपए का मिलने वाला है, वो गर्मियों के अंदर 10-5 रुपए का भी नहीं कोई लेता। वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है गर्मियों के अंदर, लेकिन ख़रीदार उसके कम है, क्योंकि गर्मियों में अंडे की खपत नहीं होती, पब्लिक सेक्टर के अंदर तो नहीं होती, बेकरीज वगैरह में सिर्फ हो रही होती है। तो अंडे की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उसका ख़रीदार नहीं है, कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन सर्दियों के अंदर अंडे की प्रोडक्शन तो उतनी ही है जितनी गर्मियों में थी, थोड़ी बहुत फ़र्क आया होगा, लेकिन अब ख़रीदार उसके ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। हर बंदा अंडे ख़रीद रहा है गर्मियों के लिए, तो उसकी वजह से उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई लेकिन डिमांड में इजाफा हो गया है, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इसी सिनेरियो में हम ये कर दें कि जहाँ से पोल्ट्री फार्म से अंडे आ रहे थे, हम उन पोल्ट्री फार्म्स की तादाद को
ज़्यादा कर दें। जहाँ पे 10 पोल्ट्री फार्म थे वहाँ पे 100 पोल्ट्री फार्म कर दें। लेकिन ज़ाहिर है कि सर्दियों के अंदर अंडे ख़रीदने वाले लोगों की मिकदार उतनी ही रहनी है, तो अंडे वाफर मिकदार में आने शुरू हो जाने हैं, तो फिर अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो जाएगी और अंडे की कीमत गिर जाएगी। सेम यही प्रिंसिपल फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी अप्लाई होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी कीमत में कमी वाक़ई हो जाती है। तो रेजिस्टेंस भी यही है कि मार्केट एक प्राइस लेवल पर ऊपर जाती है, वहाँ पे जाके लोगों को लगता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है कि यार बस बहुत महंगी हो गई है, अब इसने और क्या महंगा होना है, आसमान को तो नहीं ना छूना जाके। तो अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मज़ीद बाइंग रुक जाती है। एक्चुअली जब बाइंग रुकती है तो वहाँ पे जितने लोगों ने नीचे से बाइंग की होती है वो वहाँ पे जाके उनको लगता है कि अब बाइंग रुक गई है तो जितना प्रॉफिट अब लेना था ले लो, वहाँ से वो प्रॉफिट लेके निकलते हैं, अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ करते हैं, और जैसे ही वो अपनी ट्रेड्स क्लोज़ करते हैं सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और मार्केट नीचे गिर जाती है। मार्केट फिर नीचे आती है, फिर लोगों को लगता है कि यार अब मार्केट बहुत नीचे आ गई है, मज़ीद नीचे जाने का चांस अब नहीं है, तो वहाँ से वो बाई करते हैं। मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक लेवल पे जाके उनको लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मज़ीद ऊपर नहीं जानी, वहाँ से वो फिर सेलिंग करते हैं और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, और मार्केट इसी साइकिल के अंदर लगातार मूव करती रहती है। ये साइकिल डिफरेंट टाइप्स की हैं। रेजिस्टेंस की भी वही पैरामीटर्स हैं कि अगर मार्केट किसी एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे बार बार हिट कर रही है तो वो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, उसको हेल्दी कहेंगे, जो मर्जी कह लें। लेकिन अगर मार्केट उस प्राइस लेवल के करीब करीब जा रही है, ऊपर जाती है लेकिन एग्जैक्टली उस प्राइस लेवल तक नहीं जाती हर दफ़ा, लेकिन उसके करीब से वापस मुड़ जाती है, तो हम उसको रेजिस्टेंस तो कहेंगे लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग या उतनी हेल्दी रेजिस्टेंस हम उसको नहीं कहेंगे, वो इंटरमीडिएट या वीक रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर में आ जाएगी। मार्केट को प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग बाइंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? सर आगे चल के इसी स्लाइड के अंदर भी एक दो मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की पहचान आप कर सकते हैं। वैसे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की पहचान के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन एक दो चीज़ों की इंशाल्लाह ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मार्केट जो है ये इस सप्लाई और डिमांड के स्ट्रक्चर पे लगातार चल रही होती है। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर गई है, हिट किया है, वापस फिर नीचे चली गई, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये इंटरचेंजेबल है। सर काइंडली वॉइस, तो सर वॉइस क्लियर है, काइंडली रीजॉइन कर लें। ठीक है सर, जिनको आवाज़ टूट के आ रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली एक दफ़ा रीजॉइन कर लें। मेरे एंड पे मेरे इल्म के मुताबिक तो कोई इशू नहीं है, मे भी दरमियान में कोई इशू आ रहा हो, लेकिन मेरे एंड पे कम से कम सारा कुछ ठीक है। टेक्निकल टीम जो है वो चेक कर रही है साथ साथ, तो आई होप कि बाकियों को आवाज़ क्लियर आ रही है। सर किस किस को वॉइस में मसला है और किस किस को ठीक आ रही है, काइंडली ज़रा मुझे मैसेज के अंदर एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें ताकि मुझे पता रहे। मैसेज के अंदर बता दें कि क्या ज़्यादातर लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। चलें, ठीक हो गया सर। अच्छा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक लेवल, ठीक है, यानी एक लेवल जो किसी एक जगह पे सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है वही लेवल किसी दूसरी जगह पे रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि मार्केट निकली है, बल्कि यहाँ पे ये उससे पहले का स्लाइड है कि जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम बात उसकी कर रहे हैं, ये हमेशा बरकरार नहीं रहती, हमेशा सपोर्ट भी टूटती है। सर मैंने तो आवाज़ अपनी फुल रखी हुई है, इससे ज़्यादा तो शायद ना हो सके। सर इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता मेरी माजरत है। आई होप के स्पीकर ऊंचा अपना करके देख लें, अगर उससे मसला हल हो जाए। मैं तो फुल कैपेसिटी पे सर बोल रहा हूँ। अच्छा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। तो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो हमेशा बरकरार नहीं रहती, वो टूटती है, और जब टूटती है तो मार्केट अगली डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस को टकराई, नीचे आई,
फिर दोबारा से ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टकराई और उस रेजिस्टेंस को तोड़ के अब ऊपर निकली है, तो ऊपर जाके उसने एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट की है। लेकिन अब होगा ये कि मार्केट दोबारा से वापस आएगी और नीचे आके जो पुरानी रेजिस्टेंस थी अब उसको सपोर्ट के तौर पे मार्केट अडॉप्ट करेगी और फिर मार्केट वापस उसी एरिया के अंदर मूव करने की अटेम्प्ट करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और मार्केट में मोस्टली जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, अच्छी ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा सीधी लाइनों में नहीं होती, इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायगोनल लाइंस के अंदर, तिरछी लाइनों के अंदर वही कुछ नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वापस आती है और एक लेवल पे हिट करके फिर ऊपर जाती है, फिर वापस आती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा सीधी लाइनों में नहीं होती, ये डायगोनल लाइनें तिरछी लाइनों के अंदर भी हमें देखने को मिलती है और कम्बिनेशन भी मिलती हैं। यानी हमें कुछ जगहों पे मार्केट तिरछी लाइनों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आएगी और कुछ जगहों पे मार्केट एग्जैक्टली सीधी लाइनों के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आएगी। अब जहाँ पे मार्केट तिरछी लाइनों के अंदर मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही होती है, वहाँ पे चार्ट पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह कल तो नहीं, परसों के इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है कि इस पैटर्न के जवाब में अब क्या हो रहा है। वहाँ पे भी बेसिकली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं वो एक ख़ास पैटर्न के अंदर डेवलप होते हैं और वो हमें आगे फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं कि ये हो गया है तो अब ये होने वाला है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से हमें देखने को चार्ट्स पे मिलती है, सीधी लाइनों के अंदर भी और तिरछी लाइनों के अंदर भी। इन तिरछी लाइनों को हम टेक्निकली ट्रेंड लाइंस भी कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको ढूंढने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम अभी चार्ट पे चलेंगे देखेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा हम की पॉइंट्स के अंदर ढूंढते हैं, ऐसा लेवल जहाँ से एक्चुअली प्राइस जो है वो रिटर्न हुई है। तो ये लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। ये तस्वीर अभी इसकी हमने बात भी की है कि मार्केट अगर एक जगह पे लगातार रेजिस्टेंस ले रही है या सपोर्ट ले रही है तो वो हमेशा के लिए नहीं है, वो लेवल कुछ देर के बाद टूटेगा और मार्केट अगले लेवल की तरफ चली जाएगी और वहाँ पे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस हासिल करेगी। अब इस सारे सिनेरियो को जो अभी तक हमने पढ़ा है मैं सम अप करूँगा और एक ख़ास एक ग्राफिकल एक मैं उसको कह सकता हूँ कि तस्वीरी शक्ल में आपको ज़हन नशीन करने की कोशिश करूँगा। ये तो हमने अभी देखा है कि मार्केट लगातार ऊपर नीचे चलती है, ऊपर जाती है तो हम बाई करते हैं, नीचे जाती है तो किसी न किसी लेवल पे सेल करते हैं। लेकिन एक्चुअली मार्केट जो है उसको समझने के लिए ये जो तस्वीर अभी आपके सामने है ये बहुत मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कोई एक लेवल नहीं है जहां से हम कह लें कि हाँ यार इधर से तो मार्केट नीचे कभी भी नहीं जाएगी या इस लेवल से मार्केट ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली फ्लोर्स क्रिएट करते हैं। ये आपके सामने एक 4 मंजिला बिल्डिंग की तस्वीर है और इसमें 3rd फ्लोर के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट को चलते हुए दिखाया हुआ है। इस फ्लोर के फर्श को अगर हम सपोर्ट कंसिडर कर लें, इसकी छत को अगर हम रेजिस्टेंस कंसिडर कर लें तो मार्केट ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस को टकराएगी, नीचे आएगी, सपोर्ट को टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस को टकराएगी। लेकिन मार्केट जैसे मैंने बताया कि हमेशा एक लेवल के अंदर नहीं रहती, एक फ्लोर के अंदर मैं उसको कहूँगा कि नहीं रहती, वो लगातार अपने फ्लोर चेंज करती रहती है। तो मार्केट यहाँ से इस फ्लोर को तोड़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट होती है तो ऊपर वाले फ्लोर में जाके उसकी छत को नए सिरे से रेजिस्टेंस बनाएगी, लेकिन वापस नीचे आएगी और इसी के फर्श को दोबारा से अपनी सपोर्ट क्रिएट कर लेगी। मार्केट के अंदर टेक्निकली छोटे बड़े बेशुमार हज़ारों नहीं लाखों फ्लोर्स हैं। अगर आप मार्केट को इस फ्लोर स्ट्रक्चर के अंदर देखना शुरू कर दें तो आपको मार्केट बहुत जल्दी से और आसानी से समझ आनी शुरू हो जाती है और आप उसको बेहतर तरीके से ट्रेड करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये वही दूसरी तस्वीर में भी वही कुछ है कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर थी, मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकली है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस तो उसने नहीं बना ली लेकिन वापस आती है और पुरानी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे अडॉप्ट करती है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए,
हर सूरत में ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक लेवल जो किसी एक जगह पे सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, एग्जैक्टली वही लेवल आने वाले किसी जगह पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा ही होगा। ये आपके सामने एक कैंडलस्टिक चार्ट है और इसके ऊपर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई हुई हैं। अभी चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि लाइनें कैसे लगाते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर हैं उनके लिए ये थोड़ा सा आसान होगा। जिन्होंने कभी लाइनें नहीं लगाई उनके लिए ज़ाहिर है एक दफ़ा हम करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे हमें ड्रा किए कराए नहीं मिलते, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ड्रा करने के अंदर अभाम हो सकता है। कोई बंदा किसी जगह पे लाइन ड्रा करेगा और वो कहेगा जी कि ये लेवल मेरे हिसाब से ओके है। कोई दूसरा ट्रेडर उससे थोड़े फ़र्क के साथ लाइन ड्रा कर सकता है और वो कह सकता है जी कि ये लेवल मेरे हिसाब से ओके है। टेक्निकली देखा जाए तो सारे ही ट्रेडर्स जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा कर रहे हैं वो सारे ही ओके होते हैं अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम इस तरह से ड्रा करें जैसे यहाँ पे चार्ट पे ड्रा की हुई है तो ये तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि किधर जाएगा बंदा। चले देखते हैं। मार्केट नीचे गिरी है तो ये जनाब हमारे पास सपोर्ट है। अच्छा, इसको ब्रेक करके अगली कैंडल नीचे गिरी है, इस सपोर्ट को तोड़ के और नीचे चली गई, ये भी कोई सपोर्ट थी। नीचे गई है, सपोर्ट ले ली है, उसके बाद उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है, अगली कैंडल ने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ऊपर गई है, फिर रेजिस्टेंस तोड़ी, ऊपर गई रेजिस्टेंस ली है, फिर नीचे आ गई सपोर्ट ली है। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, इस पे ट्रेड किधर करेंगे हम? सर इसमें डबल बॉटम है, वो किस सिग्नल करता है? सॉरी सर मुझे समझ नहीं है। डबल बॉटम जो है वो ज़ाहिर है सपोर्ट है सर, उसकी हम बात करेंगे आगे चार्ट पैटर्न्स के अंदर जाके। तो बहरहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने का ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा मुश्किल और बड़ा एक गलत सा तरीका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए हमेशा दो काम ज़रूर करने चाहिए। नंबर एक, चार्ट को हमेशा बिग पिक्चर में देखें, यानी चार्ट को पहले तो जूम आउट करें। हमने कल देखा था कि चार्ट को बिल्कुल ये कन्फ्यूजिंग है, ये कन्फ्यूजिंग नहीं इंतहाई कन्फ्यूजिंग है। सबसे पहला काम जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए करना है वो ये कि चार्ट को हमने जूम आउट करना है, छोटा कर लेना है। उस वजह से हमें एक बहुत बड़ा एरिया चार्ट का नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये वो जूम्ड इन चार्ट है जिसके ऊपर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रा की थी। किसी का माइक ऑन है सर? मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये जनाब माइक को हमने म्यूट कर दिया, बल्कि इसको मैं पक्का बंद कर देता हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये वो जूम्ड इन चार्ट है जिसके ऊपर अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा की थी और ये रिकमेंडेड नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए चार्ट को जूम आउट करें। जैसे ये अभी आपको चार्ट नज़र आ रहा है तो इस चार्ट को पहले जूम आउट कर लें। जूम आउट करने के बाद आपको एक बड़ा प्राइस एरिया जो है वो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा और इस बड़े सारे प्राइस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब इस बड़े प्राइस एरिया में आपने देखनी है वो जगह जहाँ पे मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से, आई होप आप लोगों को मेरा माउस नज़र आ रहा होगा। सर मुझे एक दफ़ा मैसेज में बता दें कि क्या मेरा माउस जो है कर्सर उसका नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट नीचे आई है और ये वो प्राइस लेवल है कि जहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे नहीं गई और इस जगह से मार्केट, सर मेरा कर्सर तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा आ गया है। अच्छा जी, यहाँ से नीचे नहीं गई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, दोबारा से वापस नीचे आई है और इस लेवल से मज़ीद नीचे नहीं गई। सर मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से हम काम कर लेते हैं जी, ये कर लेते हैं जी। चलें ना, मार्केट नीचे गई है और ये वो लेवल है जहाँ से मज़ीद मार्केट नीचे नहीं गई। तो मुझे ये लगा, ये एक जूम्ड आउट चार्ट है, तो मुझे लगा कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। मार्केट अगर इससे नीचे नहीं गई तो यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं जा सकी। तो मैंने इस तरफ इस एक लेवल को देखते हुए ये लाइन ड्रा की और इस लाइन की इंपॉर्टेंस मुझे आगे चल के पता चली कि मार्केट ऊपर गई, वापस आई एग्जैक्टली उसी प्राइस लेवल पे और फिर मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं गई।
चलें, मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसकी हम बाद में बात करेंगे, अगले वाले आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि ये ब्रेक कैसे आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद मार्केट दोबारा से उसी प्राइस लेवल पे मार्केट वापस आई है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास, इसको हम रीटेस्ट कहते हैं कि मार्केट ने उस लेवल को रीटेस्ट किया है वापस आके बार बार। सेम इसी तरह से अगर मैं देखूं ये ऊपर वाली कंडीशन में, तो मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, ये एक बड़ी सारी वेक बनाने की ट्राई की है, और एंड पे अगर हम चार्ट के देख लें तो यहाँ पे भी मार्केट ने इस जगह को होल्ड करने की अटैम्प्ट की है, मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। सेम इसी तरह से इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया, ये बबल एरिया है, ये इस किस्म के बबल एरियाज आते हैं चार्ट के अंदर, हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आगे मार्केट ने सपोर्ट ली है, यहाँ पे आगे मार्केट ने उसी लेवल पे रेजिस्टेंस ली है, और ये आगे चल के भी मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली है। सेम इसी तरह से मार्केट ने यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली है, और इसी लेवल पे मार्केट ने बड़े स्ट्रांगली यहाँ पे 3 दफ़ा रेजिस्टेंस ली है, मार्केट ने फिर 2 दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट ली है। तो डेफिनेटली ये कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट ने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ली है, इसी जगह पे आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली है, फिर आगे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली है, फिर आगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की अटैम्प्ट की है, ब्रेक भी किया है, लेकिन कैंडल ऊपर ही क्लोज हो गई। तो इस तरह से जब चार्ट के अंदर हम चार्ट को जूम आउट करते हैं तो हमें लेवल्स को ड्रा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और हमें बेहतर तरीके से चार्ट नज़र आने लग जाता है। हमारे पास मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो ड्रा होने शुरू हो जाते हैं। अभी चार्ट पे चलेंगे इस स्लाइड के बाद और करके देखेंगे कि ये कैसे हम करते हैं। ये वही चीज़ है, मैंने उसको दोबारा से स्लाइड्स के अंदर ड्रा करके दिखाया हुआ है। समटाइम्स जब हम लेवल्स ड्रा करते हैं तो बाद में हमें जूम इन चार्ट करने के बाद थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे करके माइनर एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई होप कि आप लोगों में से कुछ को तो समझ आ गया होगा और कुछ को कुछ समझ नहीं भी आया होगा। समटाइम्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। जब मार्केट, हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट ब्रेक होगी कि नहीं होगी? इस चीज़ के बारे में बताना, कबल अज़ वक्त बताना एक नए ट्रेडर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि एक मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे पहुंच रही है, अब वहाँ पे पहुंचेगी, रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच रही है, वहाँ पे पहुंचेगी तो ब्रेक होगी कि नहीं होगी। लेकिन उसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं बता देता हूँ कि अगर मैं एक लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर ड्रा कर रहा हूँ, मैं एक दोबारा से वही टूल ऑन करता हूँ, ये जनाब हमारा चार्ट है। मैं फ़र्ज़ करते हैं कि किधर गया मेरा लाइन, मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ बतौर सपोर्ट के। मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट देखी और इस लाइन को मैंने ड्रा किया है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो कैंडल ब्रेक हो गई, ये कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सिंगल कैंडल ने मूव किया और सिंगल कैंडल ने ही हमारे सपोर्ट लेवल को तोड़ के परे मारा। अब मार्केट दोबारा से जब इसी लेवल पे वापस आएगी, इसी सपोर्ट लेवल पे, तो क्या मार्केट यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी? क्या मार्केट उसको फॉलो करेगी या नहीं करेगी? इसका जवाब हम कुछ यूं दे सकते हैं कि अगर किसी लेवल को मार्केट ने पावर कैंडल के जरिए तोड़ा है, ये कैंडल जो बड़ी सारी कैंडल लेवल को ब्रेक कर रही है, इसको मोस्टली पावर कैंडल कहते हैं, तो अगर मार्केट के उस लेवल को किसी पावर कैंडल ने तोड़ा है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा से जब उसी एरिया में अप्रोच करेगी तो फिर से उस एरिया में हमें एक स्ट्रॉन्ग पावर कैंडल देखने को मिल सकती है, और वो कैंडल उस स्ट्रक्चर को, उस लेवल को ब्रेक करने की पूरी अटेम्प्ट करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पावर कैंडल नज़र नहीं आती तो मार्केट उस लेवल को होल्ड कर जाएगी, मार्केट उस लेवल को फॉलो कर लेगी। लेकिन अगर पावर कैंडल वहाँ पे मौजूद है तो वो उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, प्रैक्टिकल चलते हैं चार्ट के ऊपर, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये एक और उसकी एग्जांपल है जो अभी पूछा था भाई ने कि कैसे पता चलेगा कि वो लेवल होल्ड करेगा या नहीं करेगा। मार्केट जब किसी लेवल पे पहुँचती है तो वहाँ पे रुकने की अटैम्प्ट करती है। उस रुकने के चक्कर में मार्केट वहाँ पे कोई ना कोई साइन ऐसा ज़रूर देती है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं,
मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई साइन ऐसा दे सकती है जो हमें ये कंफर्म कर देता है कि हाँ वाकई अब मार्केट ने इस लेवल से ऊपर नहीं जाना, और हम उसको कह सकते हैं कि अब मार्केट ने वाकई एक रिजेक्शन ली है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं रिजेक्शन की। रेजिस्टेंस है मार्केट में, मार्केट ऊपर गई है, पहली कंडीशन जो कि लेफ़्ट साइड पे है जहाँ पे गुड रिजेक्शन लिखा है मैंने, इसमें मार्केट गई है, ये ग्रीन कैंडल जो है इसने मार्केट के उस लेवल को तोड़ा, ऊपर निकली है, वापस आकर नीचे क्लोज हो गई है और एक रीजनेबल विक बनाई है, गुड रिजेक्शन है। हम कहते हैं कि जी ये एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे बनी और मार्केट उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चली गई, ओके है। लेकिन दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो मार्केट गई है, सेम कैंडल बनी है, सारा कुछ सेम है, लेकिन अगर हम इसकी दुम को देखें, इसकी विक को देखें, तो ये विक पहली कैंडल की विक की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट दोबारा से नीचे आई, उसी लेवल पे आके रुकी और मार्केट वापस नीचे चली गई। तो ये भी रिजेक्शन ही है, लेकिन ये एक पावरफुल रिजेक्शन की अलामत है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको रिएक्ट कर रही है। जी इसहाक भाई क्या कहना चाह रहे हैं? सर S&R की लाइन होती है या जोन? सर S&R जो है, देखिए इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये कि इसके जोन्स भी होते हैं और लाइंस भी होती हैं। फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं एनालिसिस करने के। जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती चली जा रही है, प्लीज़ टेल व्हेन टू बाई और सेल फ्रॉम दिस चार्ट। सर ये जो ग्रीन कैंडल जिसने लाइन को ब्रेक किया था, ये शूटिंग स्टार कहलाती है, और शूटिंग स्टार जो अगर कंफर्म हो जाए तो क्लियर सेल का सिग्नल होता है। ज़्यादा ट्रस्टेड क्या है? हाँ मैं वही बताने लगा हूँ। नहीं मैं ये नहीं बता सकूँगा वैसे टेक्निकली, इसमें डिपेंड करता है ट्रेडर की एक्सपीरियंस के ऊपर। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस जो हैं उसके ज़रिए भी लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं, जोन्स लगा के भी लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पे इफ़ेक्टिव हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जी फ़लाँ तरीके से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से ही सवाल करूँगा और आप मुझे बताइएगा। नहीं सर रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगी, आप लोगों से ही मैं सवाल करूंगा और आप मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम आते हैं, इसका जो अगला स्टेप है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ऐसी तिरछी लाइनें हैं जो चार्ट्स के अंदर हम ड्रा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखते हुए। ये ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ही होती हैं और मार्केट इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की तरह ही फॉलो करती है और ब्रेक भी करती है, और ये हमें चार्ट के अंदर बहुत कॉमनली नज़र आती हैं। ट्रेंड लाइंस का एक एडवांस वर्जन है चैनल्स। चैनल दो ट्रेंड लाइंस का मजमुआ होता है मार्केट के अंदर। जब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो उसके साथ ही हमारे पास ट्रेंड लाइन टूल के साथ ही एक और टूल अवेलेबल है जिसको हम चैनल कहते हैं, अभी देखेंगे उसको भी ड्रा करके। ये हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन अगर हमें सपोर्ट लाइन प्रोवाइड कर रही है तो चैनल की दूसरी लाइन जो है वो हमें रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करने में, ऑटोमेटिकली ड्रा करने में हेल्प करती है। मार्केट जो है ये तीन चीज़ों का मजमुआ है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। अगर मार्केट कंटिन्यूसली एक अच्छी तरह से ऊपर जा रही है तो हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश है, हम बाई करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम कहेंगे मार्केट बेरिश है, हम सेल करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ट्रैप हो जाए, और ये होती है और बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट नीचे आएगी सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस लेगी, नीचे आएगी सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस लेगी, एक ही एरिया में रुक के खड़ी हो जाती है। तो इस कंडीशन को रेंज बाउंड मार्केट या कंसोलिडेशन स्टेट कहते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स के ज़्यादातर लॉसेस जो हैं वो इस एरिया में होते हैं जब मार्केट खड़ी हो जाती है। क्यों? मार्केट ऊपर जाने लगी है तो उसको लगता है कि यार मार्केट बाई के ट्रेंड में जाएगी, बाई करते हैं, वो बाई कर लेता है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, मार्केट वहाँ से नीचे आने लग जाती है, वो कहता है अच्छा नहीं जाएगी बाई में, चलो सेल कर लेते हैं। उसने सेल कर लिया, अब उसकी बाई की भी ट्रेड लगी, सेल की भी ट्रेड लगी, मार्केट फिर नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, कहते नहीं नहीं अब जाने लगी है बाई, कोई बात नहीं, वो एक और बाई की ट्रेड लगा देता है।
मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है, मार्केट फिर सेलिंग में आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेडर मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर फंस जाता है। सर साइडवेज भी इसको बिल्कुल कहते हैं सर, इसको कई सारे नाम है इसके, कंसोलिडेशन स्टेट है, साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, ट्रैप है, बहुत कुछ है इसका नाम। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट लेके निकलना भी बड़ा इजी है, लेकिन सब्र बहुत करना पड़ता है। कंसोलिडेशन को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस लगा के, और जब आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई कंसोलिडेशन है, तो फिर ट्रेड नहीं करते, बैठ के वेट करते हैं। ये जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है कि 2 लाइनें लगाई हैं और पता चला है जी कि मार्केट 15 पिप्स के अंदर खड़ी हो गई है। ये मुमकिन है चंद घंटों से लेके तो ये दिनों तक भी जा सकती है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितनी देर के लिए ये जाएगी। तो मार्केट इतनी इस एरिया में खड़ी हो गई है, तो अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस एरिया से निकले। इस एरिया से ब्रेक करके जब मार्केट निकलेगी तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एक रीटेस्ट एंट्री होती है, एक स्ट्रेट एंट्री होती है। दोनों तरह से लोग एंट्री लेते हैं। बहरहाल मार्केट जब निकलती है तो एक तरीकाकार एक्सपर्ट्स का ये भी है कि जितने एरिया में मार्केट रेंज बाउंड है, कम से कम उतना एरिया तोड़ के बाहर जाए, तो फिर वहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, तो वो एक अच्छी ट्रेड कंसीडर की जा सकती है। सर लाइव मार्केट में न्यूज़ के टाइम कंफर्मेशन किस तरह लें, क्योंकि कंफर्मेशन के वक्त का वेट करके मार्केट निकल जाती है। इसहाक भाई, न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से खैर बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस तो खैर इसमें क्या बयान करूं, लेकिन सीनियर्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपने, और ये मैं जो कहने लगा हूं ये ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन होगा कि ये क्यों कहा मैंने, लेकिन सीनियर्स यही कहते हैं कि अगर आपने फॉरेक्स मार्केट में हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है, इसमें कंसिस्टेंटली रहना है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट लेना है, तो न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करने से अवॉइड कर लें। न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड मत करें, बिल्कुल। न्यूज़ ट्रेडिंग दोहरी तलवार भी नहीं है सर ये, बल्कि वो ये मैं तो वो कहूँगा कि ये कोई 10 गुना बड़ी तलवार है। इसके 10 सिरे हैं, 10 मुंह हैं। बहरहाल न्यूज़ ट्रेडिंग की जाती है, लोग करते हैं, लालच में आके न्यूज़ को ट्रेड किया जाता है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर है मार्केट ने अचानक मूव करना है और उसके लिए फार्मूले मौजूद हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के। खैर यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ। न्यूज़ ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अलबत्ता मैं यहाँ पे एक बात आपने की है, मैंने बता देता हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है forexguru.pk, उसके ऊपर हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वीडियोज़ की, और वो न्यूज़ के हवाले से है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री पे आती हैं, हमें तो पता है ना कि डाटा आ गया तो ये जनाब डाटा पॉजिटिव आ गया तो बाई कर लो, नेगेटिव आ गया सेल कर लो। हम ये करने लगे हैं कि हर न्यूज़ की डिटेल समझाने लगे हैं कि वो न्यूज़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, अगर पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ये सारे के ऊपर एक हर न्यूज़ की अलग-अलग एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने चैनल पर लेके आ रहे हैं। सर फंडामेंटल देखें, यहाँ पे भी एक बड़ा मिसकन्फ्यूजन है। हम न्यूज़ को फंडामेंटल कह देते हैं, मोस्टली यही होता है कि न्यूज़ को फंडामेंटल कहते हैं, लेकिन न्यूज़ फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल एक्चुअली क्या है? फंडामेंटल एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसी भी चीज़ को इन डेप्थ देखते हैं, उसके माजी को देखते हैं, उसके हाल को देखते हैं, और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि आने वाले 5, 10, 20 सालों के अंदर क्या होगा। इस स्टडी को फंडामेंटल कहते हैं। लेकिन होता यह है कि हमने वो उधर से लफ्ज़ पकड़ा है और न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई किया। अब न्यूज़ आती है 5, 10 मिनट, 15, 20 मिनट के लिए उसका इफेक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और हम कहते हैं जी फंडामेंटल न्यूज़ आ गई है। फंडामेंटल न्यूज़ नहीं, हाँ इसको न्यूज़ ट्रेडिंग या डाटा ट्रेडिंग कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली फंडामेंटल के कैटेगरी में फॉल नहीं करती। न्यूज़ कब आती है? forexfactory.com पे आपको पूरे के पूरे चार्ट मिलते हैं। सारे दिन में पता नहीं कितनी खबरें आती हैं और हर खबर का टाइम तय है, वो आप सारा फॉरेक्स फैक्ट्री से देख सकेंगे। हम आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह।
न्यूज़ सारा दिन ही आती है सर, हर 15-15 20 मिनट आधे आधे घंटे के बाद न्यूज़ आ रही होती है, और हर करेंसी की अलग-अलग आ रही होती है, और हर करेंसी के ऊपर उसका अलग-अलग इफेक्ट हो रहा होता है, बड़ी डिटेल से चीज़ों के बारे में पता होता है। चलें जनाब, क्वेश्चन और आंसर्स अभी मैं नहीं लूँगा, अभी चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। तो मैं जनाब आ जाता हूँ चार्ट के ऊपर, और चार्ट ये हमारे सामने चार्ट आ गया। हाँ जी, 1 प्लीज़। क्या सर 1 प्लीज़? सर न्यूज़ डाटा रीडिंग के बारे में कोई वीडियो है आपकी? सर मैंने बताया कि पूरी की पूरी सीरीज़ आने वाली है न्यूज़ के हवाले से, न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से एक बड़ी इन डेप्थ सीरीज़ आने वाली है जल्दी इंशाल्लाह, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, बहुत जल्द आ जाएगी। फॉरेक्स गुरु जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आपको मैंने कल भी दिखाया था, forexguru.pk हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से ये सारा कुछ आएगा। कैन वी हैव 2 ट्रेड्स एट ए टाइम, डैट इज़ बाई एंड सेल? सर करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, आप एट ए टाइम बाई और सेल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। हाँ, इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इफ्तिखार भाई ने कहा है कि यस ब्रदर ठीक हो गया। एक फ्रॉड निकला था फॉरेक्स मार्केट में, और बदकिस्मती से वो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर निकाला था, और वो यही था कि वो, मैं खैर उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो फिर जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाएगा, लेकिन बहरहाल वो यही था कि वो एक ख़ास पैटर्न के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते थे, वो एक ख़ास मैकेनिज़्म था जिसके तहत बाइंग और सेलिंग करते थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल मची फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और मेरे इल्म के मुताबिक टेक्निकली उस स्ट्रक्चर को, उस टाइप की बाइंग और सेलिंग जो है वो फॉरेक्स मार्केट में इलीगल करार दे दी गई है। अगर कोई अभी भी वो करे और पकड़ा जाए तो कम ब्रोकर जो है वो उसके प्रॉफिट तो क्या, सारे के सारे पैसे तक जब्त कर सकता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रेगुलर ट्रेडिंग करें, फनकारी ना करें। मैं बस एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि फ़नकारी ना करें। जब आप फ़नकारी करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है वो आप अकेले नहीं होंगे, अब बड़े बड़े फ़नकार पड़े हैं इस मार्केट के अंदर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो बहुत वो सारी चीज़ें जो हैं वो पकड़ी जाती हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर एक्शंस लिए जाते हैं। तो हमेशा रेगुलर ट्रेडिंग करें, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी। शकील भाई बार बार वो सवाल ना करें जिनके जवाब हम बहुत दफ़ा दे चुके हैं। बेस्ट टाइम कौन सा ट्रेड करने का? सर मेरा ख्याल है कि हर लेक्चर में इसके ऊपर हमने बात की हुई है। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक चार्ट मौजूद है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रा करनी है, और इससे पहले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करें सबसे पहले तो हम लाइन ड्रा करते हैं। ये ऊपर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, पहले आपके सामने कर्सर का टूल है, उसके बाद क्रॉस हेयर टूल है, उसके बाद सीधी लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए ये लाइन यूज़ होती है। न्यूज़ के टाइम पे मार्केट मैनिपुलेट होती है। सर मैनिपुलेशन, अच्छा मैं यहाँ पे चलें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर मैनिपुलेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम फॉरेक्स ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम अपने नुकसान का ज़िम्मा अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। बहैसियत इंसान हम अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें लॉस हो गया लेकिन अब ये किसी और के पेटे डाल दें। तो हम ये कहते हैं जी न्यूज़ के टाइम पे मार्केट मैनिपुलेट हो गई। सर मार्केट अगर मैनिपुलेट हो गई है तो वो अकेले मेरे लिए तो नहीं ना हुई, या अकेले आपके लिए तो नहीं हुई, पूरी दुनिया के जितने ट्रेडर्स थे सभी के लिए हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बैठे हैं, वो जो मगरमच्छ बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट होने देंगे? नहीं ना होने देते। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक ब्रोकर के अंदर कोई एक आध कैंडल आगे पीछे हो गई, और ये हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ ब्रोकर्स के अंदर किसी भी टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि वो न्यूज़ का ही टाइम हो, किसी भी टाइम पे मार्केट जो है वो कोई एक बड़ी सारी कैंडल बना के निकल गई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये टेक्निकल फॉल्ट होता है। और हमने देखा है ब्रोकर्स को, जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, कि वो ऐसी सूरत हाल में कंपनसेट करते हैं, पैसे वापस करते हैं। अगर किसी का लॉस हो गया उसको पैसे वापस करते हैं। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैनिपुलेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए हैं, मैं क्वेश्चंस सारे पढ़ूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर रह लें। अच्छा जी, ये हमने बात की है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ज़रिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनें ड्रा करते हैं। किसी भी जगह पे जाके आप क्लिक कर दें तो लाइन ड्रा हो जाएगी। अब
ये तो हो गया लाइन ड्रॉ करने का तरीका। इसको डिलीट कैसे करना है, इसके लाइन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये दोनों सिरों पे आपको दो सफ़ेद नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये बन गए हैं। अब मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो लाइन डिलीट हो जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, मार्केट ऊपर गई, ये मैंने कहा जी ये मार्केट ऊपर गई है, इससे ऊपर नहीं गई, तो ये अच्छा लेवल है, ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है मैंने ड्रा कर दिया। ये मार्केट और ऊपर गई, इससे ऊपर नहीं गई, ये भी अच्छा लेवल है। मार्केट नीचे आई है जी, इससे नीचे नहीं गई, ये बड़ा अच्छा लेवल है यार, इधर सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट और नीचे गई है तो इससे नीचे नहीं गई, ये भी अच्छा लेवल है यार, इधर भी होनी चाहिए। अच्छा, मार्केट तो फिर नीचे गई, इधर से नीचे नहीं गई, अच्छा इधर भी होनी चाहिए। चले ठीक हो गया, मैंने कुछ सपोर्ट लाइनें ड्रा कर दी, कुछ रेजिस्टेंस लाइनें ड्रा कर दी। सपोर्ट रेजिस्टेंस चूँकि एक ही चीज़ है, एक जगह पे जो लाइन सपोर्ट है वो दूसरी जगह पे रेजिस्टेंस है, तो हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कह लेते हैं। अब मसला ये है कि एक लाइन तो मेरी ये हो गई, मार्केट आई थी यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर आई है यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर आई है तो उसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली, नीचे जाके सपोर्ट ले ली। अब आगे मार्केट गई तो आगे मार्केट अब इस पे सपोर्ट लेगी कि इस पे सपोर्ट लेगी, दोबारा से मार्केट आगे चल के आ जाती है नीचे, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मार्केट इस लाइन पे सपोर्ट लेगी कि इस लाइन पे सपोर्ट लेगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से ये चीज़ जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है नए ट्रेडर के लिए कि वो किसको माने कि मार्केट किसको सपोर्ट लेगी किसको नहीं लेगी। अब इसका सलूशन ट्रेडर्स ने ये किया कि उन्होंने इस एरिया को थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया, थोड़ा सा सहूलत वाला कर लिया और उन्होंने जोन ड्रा कर लिया। मैं जोन खैर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ड्रा किया जाता है, लेकिन चले मैं यहाँ पे इसी एरिया को जोन के तौर पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टूल्स के अंदर शेप्स अवेलेबल हैं और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप उठाता हूँ और उन्होंने क्या किया जी कि ये जनाब हमारा जोन हो गया, ये इतना एरिया सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है। अब क्या होगा कि मार्केट वापस आएगी, इस एरिया को टच करेगी, चाहे ऊपर वाले एरिया लाइन को टच कर ले, चाहे नीचे वाली लाइन को टच कर ले, चाहे दरमियान में से कहीं से टच करके रिटर्न कर जाए, तो वो कहते हैं जी कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिसमें ट्रेड की जा सकती है। तो यानी दोनों ही तरीके हैं। अभी किसी ने पूछा था कि सपोर्ट लाइंस बेहतर है कि जोन बेहतर है, तो सर दोनों ही तरीके चलते हैं। जोन्स ड्रा करके भी लोग काम करते हैं और लाइंस ड्रा करके भी काम करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं जोन को रिमूव करता हूं, अगर मैं इस एरिया में थोड़ा सा डीप जाऊं तो यार ये जो कैंडल बनी है ना, इसकी बॉटम जो थी ये बड़ी अच्छी जगह पे आई और इसने आके इधर टच किया और इधर से मार्केट ऊपर चली गई, नीचे नहीं गई। यानी इसका मतलब ये जोन कितने पिप्स का होना चाहिए सर, इसका कोई मिकदार का तयन करना वैसे इतना इजी नहीं होता। हर टाइम फ्रेम के ऊपर जोन जो है वो डिफरेंट पिप्स का हो सकता है, लेकिन बहरहाल जितना छोटा जोन हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, बहरहाल मैं ये कहने लगा था कि ये कैंडल जनाब बड़ी अच्छी है और इसकी विक इधर तक गई है, इधर जाके मार्केट टर्न कर गई, तो मैंने एक और लाइन यहाँ पे लगा दी है इस एरिए पे कि ये जनाब ये भी अच्छा जोन है, ये भी अच्छा एक पॉइंट है, जोन नहीं पॉइंट है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक मुझे जवाब देने की कोशिश करें कि मार्केट, मैं इसको ड्रा करता हूँ इस तरह से। अब जनाब मैं करता ये हूँ कि मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आती है, तो क्या मार्केट इधर आके सपोर्ट लेगी या मार्केट दूसरी लाइन पे जाके सपोर्ट लेगी, यहाँ से मुड़ेगी, या मार्केट तीसरी लाइन से जाके सपोर्ट लेगी, इधर से मुड़ेगी, या मार्केट नया कोई लेवल ही ड्रॉ कर देगी, इधर से जाके सपोर्ट लेगी, इधर से मुड़ेगी। 1 2 3 4 सर मुझे बताएं कि दोबारा मार्केट जब इधर आएगी तो किधर जाके मार्केट टच करके वापस मुड़ेगी, किसको पता है? थर्ड लाइन, नीचे वाली थर्ड लाइन। ठीक हो गया, वेरी गुड। इफ्तिखार भाई ने कहा जी थर्ड लाइन, नीचे वाली लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन, वेरी गुड। बिलाल असगर भाई ने हिम्मत की है अच्छा जवाब देने की, ठीक है सर। और किसका ख्याल है कि पहली लाइन से मुड़ेगी, और किसका ख्याल है कि वो नया ही लेवल ड्रा कर देगी? वो इन तीनों में से किसी लेवल पे नहीं आएगी और नया लेवल ड्रा कर देगी। इमरान भट्टी भाई, ठीक हो गया। चलें, हमारे पास 3 जवाब आ गए हैं, चौथा जवाब किसी ने नहीं दिया अभी वैसे,
वैसे देना चाहिए किसी को चौथा जवाब भी हो सकता है। मार्केट यार एक वर्सटाइल चीज़ है, अगली दफ़ा वो कोई नया तजर्बा कर ले, कोई नया लेवल ड्रा कर दे, जैसे कि यहाँ पे भी तो उसने एक नया लेवल ड्रा किया ही है ना, तो मार्केट एक नया लेवल ड्रा कर सकती है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, मसला ये है, ये मैं थोड़ी सी अब एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जो ज़्यादातर लोगों के लिए नई भी होगी और कंफ्यूजिंग भी होगी, कि हमारे पास तीनों स्ट्रांग है, बिल्कुल ठीक है, तीनों स्ट्रांग है, या थर्ड स्ट्रांग है। महबूब भाई क्या कह रहे हैं कि तीनों लेवल स्ट्रांग है या थर्ड लेवल स्ट्रांग है? थर्ड लेवल स्ट्रांग है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्चुअल रियलिटी क्या है? आप लोगों ने एक लफ्ज़ बार बार सुना होगा, इंस्टीट्यूशंस। सर इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशन एक्चुअली क्या है? स्मार्ट मनी क्या है? मगरमच्छ क्या है? स्मार्ट मनी, ठीक है, स्मार्ट मनी का लफ्ज़ तो सभी ने सुना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जिन्होंने स्मार्ट मनी कहा है, जिन्होंने बैंक कहा है, जिन्होंने अदारा कहा है, सारे ठीक हैं, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मनी वाले बंदे जो हैं, बैंक्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, क्या वो इस तुक्के पे काम करेंगे कि मार्केट इधर से कोई वापस करवाने की ट्राई कर ले, कोई इधर से करवाने की ट्राई कर ले, कोई इधर से करवाने की ट्राई कर ले, या कोई नया लेवल ही ड्रा करने की ट्राई कर ले? क्या ऐसा पॉसिबल है आपकी नज़र में कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग कर लेंगे कि ठीक है यार वापस मुड़ी है, चलो इधर से भी मुड़ सकती है? जैसे हमने अभी जोन की बात की थी कि जोन एक बंदा ड्रा कर रहा है और वो कहता है कि जी इस जोन के अंदर से किधर से भी मुड़ जाएगी तो मेरे लिए ओके है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्या इंस्टीट्यूशंस भी ऐसा ही सोचते हैं? अब इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे फिर आगे ट्रेडिंग एनालिसिस टाइप्स आ गई, जिसमें स्मार्ट मनी एसएमसी आ गया, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक आ गया, जिसमें और बहुत कुछ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉट सर प्रॉपर एल्गोरिदम फॉलो करते हैं, बिल्कुल। और मैं शायद किसी अगले लेक्चर में आपको दिखा सकूं वो, सर वो एसएल हंटिंग करते हैं। सर एसएल हंटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, उसको इसके साथ अटैच ना करें, वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और जिसको आप एसएल हंटिंग कहते हैं, वो एक्चुअली ये एसएल हंटिंग भी हमने अपना ब्लेम दूसरे के गले डालने के लिए कर दिया है। एसएल हंटिंग कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं, जिसमें मैंने प्रॉपरली एक गोल्ड की वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि गोल्ड की न्यूज़ आई है और गोल्ड की न्यूज़ में मार्केट एक लेवल ब्रेक करके गई है, और हमने वो लेवल पहले बताया हुआ था कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी और वहीं गई है, एग्जैक्टली उस टारगेट को हिट किया है, पिप बाई पिप मार्केट ने उसको मूव टच किया और उधर से मार्केट वापस मुड़ गई। और लोग कह रहे हैं जी कि वो एसएल हंटिंग है, हम कह रहे हैं जी हमने एनालिसिस करके वो पॉइंट पहले ही बताया हुआ था। तो ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही और आपका लॉस कर गई है, उसको आप एसएल हंटिंग कह सकते हैं, और वही चीज़ किसी दूसरे की नज़र में एक अच्छा एनालिसिस भी हो सकता है। सर वो वीडियो एग्जैक्टली मुझे ढूंढनी मुश्किल है, लेकिन आप इधर आ जाएंगे फॉरेक्स guru.pk पे, तो फॉरेक्स सर्विसेज में लाइव ट्रेडिंग रूम की वीडियोस में आई थिंक कुछ 8वीं-9वीं वीडियो होगी, चेक कर लीजिएगा। उसका टाइटल है आई थिंक उसका टाइटल है गोल्ड इन क्राइसिस, इस किस्म का कोई टाइटल है, मुझे याद नहीं है, पुरानी बात है, कुछ 2-4 साल पुरानी बात है। अच्छा जी, तो अब होता ये है कि एग्जैक्टली हमें वो पिन पॉइंट लोकेशंस पता होनी चाहिए कि कहाँ पे टारगेट ने हिट करना है, मार्केट ने हिट करना है, वो हमें नहीं पता होता, क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो तो एक बहुत डीप एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूँ। चलते हैं, बेहतर तरीका क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का? हम चार्ट को जूम आउट करेंगे। ऊपर हमारे पास ये माइनस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, चार्ट को जूम आउट करेंगे। ये लाइनें मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ सारी। अब जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है ना, वो काफ़ी बेहतर है। अब मैं कह सकता हूँ कि जनाब अब जो लाइनें मैं ड्रा करूँगा वो रिलेटिवली बेहतर होंगी। एक तो ये बनती है मार्केट इधर गई है, इससे नीचे नहीं गई, ओके गुड हो गया। एक ये बनती है जी मार्केट इधर आई है, इसने रेजिस्टेंस ली है, इधर आई है रेजिस्टेंस ली है, इधर आई है रेजिस्टेंस ली है, फिर रेजिस्टेंस ली है, इधर भी मार्केट ने थोड़ी बहुत ये रेजिस्टेंस ली थी लेकिन ब्रेक करके गई है, इधर एग्जैक्टली मार्केट ने उस लेवल पर सपोर्ट ली है। सर बेस्ट लेवल का आंसर इतना इजी अगर होता ना तो मैं दे देता, वो इतना इजी है नहीं कि मैं उसको 2 लफ्ज़ों में बयान कर दूं कि बेस्ट लेवल कौन सा है।
अच्छा जी, स्पॉट लेवल प्लीज़, सॉरी नहीं समझ आई स्पॉट लेवल प्लीज़ की। अच्छा जी, तो उसके बाद जनाब हम एक और लाइन ड्रा करते हैं और मैं उसको ड्रा करता हूँ कुछ जनाब इस जगह पे कर लेता हूँ कि ये जनाब एक अच्छा स्पोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है। मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया है, इधर भी मार्केट ने उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बबल हुई है। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल पे रेजिस्टेंस भी ली है। चलें, ये भी एक अच्छा लेवल है। सेम इसी तरह से मैं ऊपर भी कुछ लेवल्स ड्रा कर सकता हूँ कि ये लेवल हमारे पास हो सकता है। थोड़ा बहुत हमें आगे पीछे करके देखना भी पड़ेगा। लाइन को पकड़ के आप हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको बयान कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसको खुद रिफाइन कर लें। तो इस तरह से हम कुछ लेवल्स अपने ड्रा कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे मैं एक और लेवल ड्रा कर देता हूँ, स्पेशली इस एरिया को देखते हुए कि यार मार्केट इस एरिया में बड़ा स्ट्रांग मूव कर रही है, एक ही जगह पे खड़ी है, रेंज है, ये डेली चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट है। और कई दिनों से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 20-22 दिन से एक ही जगह पे खड़ी है और वहीं पे जाके मार्केट अपना काम किए जा रही है। तो ये लेवल स्ट्रांग हो सकता है। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ तो अब मेरे लिए ट्रेड करना रिलेटिवली आसान है कि अगर मार्केट इस लाइन पे जाती है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो अब ऊपर मेरे लिए लेवल बहुत बड़ा खड़ा है। ऊपर मार्केट अच्छा खासा जाएगी। मैंने सारे लेवल ड्रॉ नहीं किए, जस्ट समझाने के लिए आपको लेवल्स ड्रॉ किए हैं। तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगी तो मेरे पास एक अच्छी कैपेसिटी है एक ट्रेड करने के लिए कि मेरे पास अच्छे खासे पिप्स कमाने का मौका मौजूद है। इसी तरह से अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो भी मेरे पास एक अच्छी खासी कैपेसिटी मौजूद है कि मेरे पास नीचे जो लेवल अगला है वो बड़ा दूर खड़ा है। तो मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करते हुए अच्छी ट्रेड्स हासिल कर सकता हूँ और ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। सर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा वर्क करती है? जी बिल्कुल सर, अच्छा वर्क करती है। ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो एक डिफरेंट तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। हाँ, मेरा ख्याल है फेक ब्रेकआउट कैसे? सर ये एडवांस टेक्निकल चीज़ें हैं, ये बेसिक क्लास है। मेरा ख्याल में इसमें मैं अगर बताऊंगा भी तो 90% बंदों को समझ नहीं आनी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? आगे हम नहीं चलते, या आगे चलने की अगर हम बात कर लें तो क्या करें? चलें ट्रेंड लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या रिपीट कर दें? सर मैंने कहा है कि चार्ट को जूम आउट करें, जूम आउट करने के बाद आप वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स तलाश करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने देखना है उन लेवल्स को जहाँ पे मार्केट बार बार आती है और रिटर्न होती है। जैसे ये एक लेवल है, मार्केट आई है, टच किया, रिटर्न हो गई है, मार्केट दोबारा से उसी लेवल पे आई है, टच किया है, रेजिस्टेंस के तौर पे अडॉप्ट किया, नीचे चली गई है, फिर मार्केट ने यहाँ पे उसी लेवल को रेजिस्टेंस दी है, फिर मार्केट ने उसी लेवल पे यहाँ पे 3-4 दफ़ा रेजिस्टेंस दी है। हम कह सकते हैं कि मार्केट जब दोबारा इस लेवल पे आएगी तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। मेजर लेवल ड्रा करते हैं, बिल्कुल ये मेजर लेवल हैं। ये मेजर लेवल ड्रा करने के बाद ये बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके भी इसी किस्म का काम करते हैं और वहाँ पे हम माइनर लेवल्स को ड्रा करते हैं ताकि हमें फिर ज़रा रिलेटिवली छोटे लेवल्स मिल जाएं ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। सर कोर्स में मज़ा आ रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए डू प्राइम की तरफ से कोई ऑफ़र होनी चाहिए। सर ऑफ़र मैंने बताया तो था कल कि वो देंगे, कोई जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको वो कोई इनाम शनाम देंगे, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन वो देंगे। मुझे बात की थी लेकिन मुझे उन्होंने वो डिटेल नहीं बताई थी। मैंने कहा था कि कोई उसका वो बना के कोई मतलब ग्राफिक्स उसकी बना के को मुझे दे दें तो मैं ग्रुप में भेज दूँगा, लेकिन वो भी खैर मुझे नहीं मिली, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह एंड पे। असल में इनाम का सर ये होता है मेरी नज़र में कि इनाम में तो रुपया ही बहुत होता है। सियाने कहते थे कि इनाम दा ते आना ही बहुत होता। तो इनाम में एक रुपया भी बहुत होता है। लेने वाला अगर उसकी अहमियत समझे और देने वाला उसको मोहब्बत से दे तो इनाम की रकम मैटर नहीं करती, इनाम की वैल्यू मैटर नहीं करती, देने वाले का दिल मैटर करता है, देने वाले का जो जज्बा है वो मैटर करता है। सर ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू में कोली है, सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट सारी हैं सर। अच्छा जी सर, मीनार में ट्रेंड लाइन वीआईपी लग जाए, जो आपके चार्ट है उसमें 3 टच हैं, मैं नहीं समझा, सॉरी। अच्छा जी, ट्रेंड लाइन की हम बात करने, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई, ठीक है ओके। ट्रेंड लाइन की हम बात करने लगे थे मैं छोटे चार्ट पे आ जाता हूँ। ये 30 मिनट चार्ट है।
ट्रेंड लाइन क्या है, एक ऐसी तिरछी लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अगली लाइन ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को ड्रा करना बड़ा सिंपल है, आपने माउस को पकड़ना है, क्लिक करना है और एक तरफ को खींच के ले जाना है। ये देखिए मेरे माउस के साथ लाइन जुड़ी हुई है, जिधर मैं छोड़ दूंगा उधर ये लाइन खड़ी हो जाएगी। सर ये तो मोहब्बत है, समझने वाले के लिए है। अच्छा जी, अब ट्रेंड लाइन को जब डबल क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर तीन नुक्ते आ जाते हैं। पहला नुक्ता ये नीचे वाला जो है, अगर इसको पकड़ के मैं छेड़ूंगा तो नीचे वाला सिरा मूव करेगा। अगर मैं ऊपर वाला नुक्ता पकड़ के मूव करूंगा तो ऊपर वाला सिरा मूव करेगा। और अगर मैं सेंटर वाला नुक्ता पकड़ के मूव करूंगा तो पूरी की पूरी लाइन मूव करेगी। और अगर मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे हों जिनको मिलाया जा सके और ट्रेंड लाइन को ड्रा किया जा सके। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसके बाद हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है, ये वाला। मैं इसको वाइंड कर देता हूँ, ये हो गया। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट्स का हमने मिलाया और हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। ट्रेंड लाइन ड्रा होने के बाद इसको ट्रेड करना बड़ा आसान है कि मार्केट, मैं इसको चार्ट को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये है जनाब हमारे पास ट्रेंड लाइन, ये हमने पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट मिलाया और मार्केट नीचे गई है, वापस आई है, एग्जैक्टली आके उसने ट्रेंड लाइन को टच किया है लेकिन ब्रेक नहीं किया और मार्केट वहाँ पे रिवर्सल साइन कोई भी शो कर देती है, तो ये ट्रेंड लाइन के स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है। और ये एक नहायत लाजवाब सेल की एंट्री यहाँ पे बनेगी। सेम इसी तरह से अगर मार्केट में बाई की हम ट्रेड तलाश करें तो मार्केट जहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन तीसरी दफ़ा टच होगी, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पहला पॉइंट था, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। मार्केट ऊपर गई थी, वापस आई है, आगे उसने तीसरी दफ़ा ट्रेंड लाइन को टच किया और इंतहाई ज़बरदस्त को 30 पिप्स की हमारे पास बाई की एंट्री बनी है। लेकिन अगर किसी भी जगह पे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो मार्केट उस ट्रेंड को ब्रेक कर देती है और फिर अगला ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रेंड लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ट्रेंड लाइन बॉडी पे लगानी है या विक पे? सर मैं रिकमेंड करूँगा कि विक पे लगाएं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं बॉडी का फ़ैन नहीं हूँ ट्रेंड लाइन के लिए। ट्रेंड लाइन हमेशा विक टू विक मेरी नज़र में होती है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेंड लाइन को बॉडी टू बॉडी भी लगाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो इतना इफेक्टिव नहीं है। सर लाइव मार्केट में सेकंड टच तो ये नहीं बनता, सॉरी सर सेकंड टच बिल्कुल आपने सही कहा है कि सेकंड टच ये नहीं बनता। आपके पास मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बनेगी। ये आपके पास पहला टच आएगा, ये हमारे पास पहला पॉइंट, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, मार्केट आई है, थर्ड टच दिया है और मार्केट ऊपर चली गई है। उसके बाद मार्केट ने फेक आउट किया था, इसके बारे में मैं एक भी डिटेल के साथ बात नहीं करूंगा, लेकिन इस किस्म के फेक आउट होने पे ट्रेंड लाइन ज़ाहिर है चेंज हो जाएगी या आप नई ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और बड़े लाजवाब रिजल्ट्स आती हैं। ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम्स ड्रा करनी पड़ती है कि एक लंबे और अच्छे ट्रेंड के अंदर, और बहुत सारे आपको लेवल्स मिलते हैं जो कि हर जगह पे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, मैंने एक आखिरी चीज़ इसकी बात की थी, वो था चैनल। ट्रेंड लाइन के साथ ही हमारे पास दूसरा जो टूल है वो चैनल है, मैं वो भी ड्रा करके दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के बाद अगला टूल जो है वो चैनल है। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन की तरह ही ड्रा होता है। मैं पहला पॉइंट पकड़ूंगा, दूसरा पॉइंट पकड़ूंगा और मेरा चैनल ड्रा हो जाएगा। ये लाइन एक दूसरी ये ड्रा कर देगा, इसको पकड़ के हम सपोर्ट लेवल के ऊपर रख देंगे। आप देखें कि मार्केट अगर ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है तो चैनल का जो पहला ही पॉइंट हमने ड्रा किया है, मार्केट उसी जगह से बार बार सपोर्ट लेने की अटैम्प्ट भी कर रही है, तो ये मार्केट के अंदर चैनल कहलाता है। और चैनल और ट्रेंड लाइन दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। चैनल हमेशा परफेक्ट नहीं होता, तो इसको परफेक्ट करने के लिए ज़्यादातर जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो ऑटोमेटिक चैनल की बजाय मैनुअली ट्रेंड लाइन, ऊपर भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। उसको समटाइम्स हिडन ट्रेंड लाइन भी कहा जाता है और उसके ज़रिए मैनुअल चैनल्स ड्रा करते हैं। वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मतलब किसी का सिरा खुला हुआ होगा या किसी का आगे से मुंह थोड़ा सा तंग होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है मार्केट को स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे होते हैं। ये तो चैनल जो है वो 2 पैरेलल लाइंस हैं जो कि ड्रा हमने कर दी हैं, वो फुटा रख के हमने लाइनें 2 खींच दी हैं। ये उतनी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन जो मैनुअल ड्रा की जाती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। यहाँ पे सर लेक्चर आज का ख़त्म हो गया है। क्वेश्चंस कोई हैं तो सर बताएं। क्वेश्चंस बहुत सारे गुजर गए हैं, ऊपर जो गुजर गए हैं उनका जवाब नहीं दे सकूँगा, वो दोबारा कर दें। और
जो नए आएंगे उनका। सर फर्स्ट क्लास ट्रेंड लाइन को RSI के साथ ट्रेड करने पे रख दें। सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि RSI के साथ ट्रेड करने पे रख दें, लेकिन हाँ मेरे जहन में ये आ गया है कि इंडिकेटर्स की बात हमने नहीं की, तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इंडिकेटर्स की बात करेंगे। मेरा ख्याल था कि कल की क्लास हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे कर लें, लेकिन इंडिकेटर्स की क्लास भी ज़रूरी है। इंडिकेटर्स बड़े अच्छे काम करते हैं अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। तो मैं अभी फाइनल नहीं कर रहा, लेकिन कल की क्लास जो है वो आई होप के इंडिकेटर्स पे रखेंगे। एक मैं आज बता देता हूँ चीज़ कि मंडे वाले दिन मैं क्लास नहीं ले सकूँगा, मंडे वाले दिन की छुट्टी होगी और हम ट्यूसडे को क्लास लेंगे। कल संडे है, कल क्लास होगी इंशाल्लाह, मंडे को क्लास नहीं होगी और ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर क्लास होगी। मंडे को मेरी मजबूरी है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे नहीं हूँगा। सर गिफ्ट में डायरी और शर्ट होनी चाहिए, नॉट RS। सर जो इस किस्म के एजुकेशनल गिफ्ट होते हैं ना, उसमें आमतौर पे ये होता है कि अकाउंट के अंदर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं ट्रेडर्स को कि उसके साथ वो तजर्बे कर ले, पंगे शंगे ले ले, सेंट अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करके देख ले, इस किस्म के होते हैं। डायरी और शर्टें वगैरह जो हैं वो इस तरह से लेक्चर्स के एंड पे नहीं दी जाती। हाँ जब कंपनीज सेमिनार करती हैं, फिज़िकल लोकेशंस पे आपको बुलाती हैं, तो वहाँ पे मोस्टली इसी किस्म के गिफ्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सर वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? नहीं सर, वीडियो की रिकॉर्डिंग फ़िलहाल नहीं मिलेगी, फ्यूचर में मिल सकती है, एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन अभी नहीं है। सर गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी हो जाए? सर ठीक है, अच्छी बात है माशाल्लाह। सर साइडवेज मार्केट को कैसे देखते हैं? सर साइडवेज मार्केट देखने के लिए सबसे पहली चीज़ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ही ड्रा करते हैं और देखते हैं कि मार्केट एक छोटे एरिया में ट्रैप तो नहीं हो रही, और जब हमें पता चल जाए कि सपोर्ट और इसमें ट्रैप हो रही है तो फिर हम उसको साइडवेज कह लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ दीगर मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम कुछ पहले पता चलाने की कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर मेथड्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि साइडवेज जब मार्केट हो जाती है तभी पता चलता है कि साइडवेज हो गई है। सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट 2 टाइम्स ब्रेक होने के बाद भी वैलिड होती है? सर बिल्कुल वैलिड होती है। एक रेजिस्टेंस जो आज बनी है वो मुमकिन है जाके 10 साल के बाद भी काम कर जाए। सर फिबोनाची सिर्फ आपने लफ्ज़ लिखा है, इसका आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मैं क्या बताऊँ। मैं बहरहाल पर्सनली फिबोनाची ट्रेडर हूँ। सर जी स्कैल्पिंग और फिबोनाची, चले मैं बता देता हूँ। आपने फिबोनाची का बात की है, फिबोनाची इंस्टीट्यूशनल टूल है, जैसे अभी मैंने बताया कि वीडियोस के अंदर फिबोनाची ही मेरी नज़र में आज तक वो वाहद टूल नज़र में गुजरा है। बेशुमार मेथड्स हैं, मैं किसी मेथड को सही या गलत नहीं कहता, लेकिन मेरी नज़र में, या ये कह लें कि मुझे वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि एग्जैक्टली आप एक एक पिप तक एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगी और कहाँ से रिटर्न होगी। एक एक पिप की एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो फिबोनाची से मिल जाती है। इतनी एक्यूरेसी मैंने कम से कम किसी और मेथड में नहीं देखी। सर जी स्कैल्पिंग कितनी टाइमिंग में करनी चाहिए? सर मोस्टली 15 मिनट में भी करते हैं, लेकिन 1 मिनट और 5 मिनट पे ज़्यादातर ट्रेडर्स मैंने देखा है जो स्कैल्पिंग करती हैं। 15 मिनट में स्कैल्पिंग की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। सर कौन सा टाइम फ्रेम में, सर कौन सा टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या? सर कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या? सर फेसबुक पे भी लाइव वेबिनार किया करें। सर ये यकीन करें, ये 4 क्लासें आज हुई हैं और मैं इस वक्त, मेरा सांस फूला हुआ है, मेरे सीने में शदीद दर्द हो रहा है बोल के, और मैं बड़ी मुश्किल से क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी और बहुत कुछ आज पढ़ाना चाह रहा था, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, लेकिन मैं मज़ीद बोल नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। तबीयत नहीं मेरा साथ दे रही। सर स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी सिखाएं? मैं सर वैसे स्कैल्पिंग का फ़ैन नहीं हूँ। हाँ स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा कोई ना कोई, लेकिन मैं बहरहाल स्कैल्पिंग का फ़ैन नहीं हूँ। VSA जिंदाबाद। जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह VSA बहुत अच्छा है। हाँ साइडवेज। सर लास्ट लेक्चर में बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर कर दें? सर सारी ही स्ट्रेटजीज़ बेस्ट हैं। आप अकेला RSI पकड़ के यूज़ कर लें, अकेली ट्रेंड लाइन पकड़ के यूज़ कर लें, आप दुनिया के बेहतरीन किस्म के ट्रेडर बन सकते हैं। असल में जो स्टेमिना हमें चाहिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वो एफ़र्ट नहीं है जो हम पुट करें मार्केट के अंदर। कोई भी चीज़ उठा लें, जैसे मैंने कहा कि इवन ट्रेंड लाइन उठा लें, वो मैंने आपको वो कल के लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी कि एक हमारा दोस्त हैं उस्मान भाई, उन्होंने एक $33 के अकाउंट के ऊपर ट्रेड की थी। 3 ट्रेड थी करेंसी के ऊपर, 0.01 की कोई
ये बड़ा अजीब सा और बड़ा मुश्किल काम है। और उन 3 ट्रेड्स के अंदर उन्होंने 300% प्रॉफिट गेन किया, और जस्ट ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड थी, कोई दूसरा एनालिसिस नहीं था, जस्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के हिसाब से उन्होंने ट्रेड की हुई थी। तो कोई भी टूल जो है वो आपको प्रॉफिटेबल, इंतहाई प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते कि आपकी उसके ऊपर ग्रिप हो। गेट वेल सून सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की। ओके सर, अब ख़त्म कर दें। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे सर, आमीन आमीन। नहीं क्वेश्चन सर आप करें, मैं बैठा हूँ, हाज़िर हूँ सर आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कामल सेहत दे, आमीन। सर ट्रेंड का पता कैसे चलता है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और कब चेंज होता है? सर अच्छा सवाल है। वैसे मोस्टली एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड के हवाले से, कि ट्रेंड किसको कहते हैं। ट्रेंड सर ये होता है कि मार्केट जब एक डायरेक्शन में मूव करती है, वापस रिटर्न करती है, तो असूल ये है कि मार्केट अपने लो से नीचे कभी मत जाए और दरमियान में से ही कहीं से ऊपर चली जाए, और अगला हाई पिछले हाई से ऊपर बने, और वापस दोबारा नीचे आती है तो हमेशा पिछले लो से ऊपर ही वापस मुड़ जाए, और फिर अगला हाई जो है वो ऊपर बनाए, और फिर ये सेम पैटर्न रिपीट होता रहे। अब होगा क्या कि इसको लो कहेंगे, इसको हाई कहेंगे, इसको हम हायर लो कहेंगे, कि लो तो लगा है लेकिन पिछले लो से ऊपर है, इसके हायर लो है, अगला हायर हाई है, कि पिछले हाई से ऊपर हाई लगा है, हायर हाई है, पिछला लो फिर हायर लो है, अगला हाई फिर हायर हाई है। ये पैटर्न जब तक कंटिन्यू रहेगा। इसके नीचे ट्रेंड लाइंस भी लगाई जाती हैं, ये ट्रेंड लाइंस बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करती हैं। एक्चुअली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जब ये पैटर्न ब्रेक हो गया और मार्केट अगला हाई ना लगा सकी, अगला हाई ना लगा और मार्केट नीचे आ गई, और अगला लो नीचे लग गया, और फिर यही उल्टा हो गया, तो ये एक बेसिक एग्जांपल ऑफ ट्रेंड है। मार्केट मोस्टली इसी स्ट्रक्चर पे चलती है, और आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट के ऊपर भी आपको ये स्ट्रक्चर जो है नज़र आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तो वहाँ पे फिर जाके मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाता है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। सर कैंडल के बारे में बताएं। सर कैंडल्स इंशाल्लाह परसों चौथ के लेक्चर में पढ़ेंगे। सर ट्रेंड रिवर्स का साइन बता दिया कि जब लेवल ये पैटर्न टूट जाए तो ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो ट्रेंड ब्रेक हो जाता है। नो मोर क्वेश्चन सर, शुक्रिया सर। बेस्ट ब्रोकर सर, मैंने वो साथ बताया तो था कि सारी अच्छी हैं। बहरहाल डू प्राइम की तरफ से क्लासेस हैं, मैं तो उसी को रिकमेंड करूँगा। मैं उसका ग्रुप में दोबारा आज लिंक शेयर कर दूँगा। जो लोग वहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। माशाल्लाह आप ग्रेट हो सर, बहुत शुक्रिया। आप मुझसे ज़्यादा ग्रेट हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाक के बराबर भी नहीं हूँ सर। लो और हाई की कंफर्मेशन कैसे करते हैं? सो लो और हाई की कंफर्मेशन करते हैं जब वहाँ पे कोई मोस्टली मेरा तरीका ये है कि वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बन जाए तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ मार्केट वहाँ से टर्न हो गई। या दूसरा मेरा जो तरीका है, मैं चूँकि फिबोनाची के साथ काम करता हूँ, तो किसी की फिबोनाची लेवल पे मार्केट रिटर्न करती है तो वो मार्केट का अगला हाई या लो होता है। सर वेज के बारे में सर बताएंगे, चार्ट पैटर्न के इंशाल्लाह अंदर बात करेंगे। आज के लेक्चर के बारे में क्वेश्चन कोई है तो सर उसके ऊपर बात करें। जैसे ये अभी ट्रेंड का बारे में पूछा था, ये आज के लेक्चर के रिलेटेड है तो उसके बारे में सर बात करें। ठीक है सर, मेरा ख्याल है कि मज़ीद क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह फिबोनाची टूल भी एक्सप्लेन करेंगे। सर इस लेक्चर में प्लान तो नहीं है फिबोनाची को एक्सप्लेन करने के हवाले से, तो अगर बन गया तो मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह कोई एक आध लेक्चर उसके ऊपर मैं कर सकूँ, क्योंकि फिबोनाची एक बहुत 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 बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल है। मैं आप लोगों को, बल्कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को अपना चार्ट दिखा देता हूँ जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। आप लोगों को वो चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अभी भाई ने शायद पूछा था कि किस टाइम फ्रेम पे, वो शायद फिबोनाची के हवाले से ही पूछ रहे थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। आई होप कि आपको
लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और शायद आप लोगों को वो बड़ा मुश्किल भी लगे। व्हाट इज़ बेसिक फंडामेंटल फॉर बाई सेल एंड करेंसी? बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ आई सर सवाल की आपकी। बेसिक फंडामेंटल से क्या मुराद है? ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये तकरीबन इस वक्त स्क्रीन पे आपको 70 MT4 नज़र आ रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिंग स्टेशन है। जब हम काम करते हैं तो ये सारा हमारा वर्क प्रोसेस होता है। जी सर, ये ब्रोकर नहीं है सारे, ये एक ही ब्रोकर के सारे MT4s हैं। आप एक ही ब्रोकर के मल्टीपल MT4s इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी पे, लेकिन ये हमारा वर्क फ्लो है। जब हम काम कर रहे थे जो होते हैं कंपनीज़ के लिए, तो हम इतने सारे MT4s यूज़ करते हैं और ये एक सिस्टम पे यूज़ नहीं होते, इसके लिए मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। हर स्क्रीन पे अलग-अलग MT4 चल रहा होता है और अलग-अलग टाइप के एनालिसिस जो हैं वो हर स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं आपको क्रूड ऑयल का जो फिबोनाची चार्ट है वो अभी आपको दिखा देता हूँ अपना। मेरा तरीकाकार ये है कि जब मैं काम करता हूँ तो मैं टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन एनालिसिस यूज़ करता हूँ। ये एक रिलेटिव टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहरहाल ये है कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करके छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूँ। यानी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, उसके बाद डेली, उसके बाद H4, H1, उसके बाद M30 और H1, उसके बाद M30। 6 बड़े टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करते हैं ट्रेड लेने से पहले। सर बोट ट्रेडिंग कैसी होती है? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। पिछले 18-19 सालों के अंदर मैंने सैकड़ों के हिसाब से रोबोट्स को टेस्ट किया है और इवन ये कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर भेजते रहे हैं कि सर ये रोबोट हमें कहीं से मिला है या ये रोबोट मैंने परचेज़ किया है। सबसे महंगा रोबोट जो मैंने ख्याल में मैंने यूज़ किया वो $5000 का था, जो मेरे एक स्टूडेंट ने परचेज़ किया था। उसने टेस्टिंग के लिए मुझे भेजा था और अपनी स्ट्रेटजी जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से हमने प्रॉफिट्स गेन किए हैं, उनके भी रिपोर्ट्स हमने बनाए हैं। लेकिन मुझे कोई रिपोर्ट आज तक प्रॉफिटेबल रिज़ल्ट नहीं दे सका। 2-4 दिन अगर प्रॉफिट दे भी रहा है तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आपको वो डुबो ही जाता है। प्रॉफिटेबल रिज़ल्ट रिपोर्ट नहीं देता। मैं रिपोर्ट्स का फ़ैन नहीं। ये सर मेरा वर्क फ्लो है। अभी आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है कि मैं जब चार्ट के ऊपर एनालाइज करता हूँ तो इस तरह से तमाम टाइम फ्रेम्स, मंथली, वीकली, ये आप देखें ये नीचे वीकली है, डेली है, H4 है, H1 है और M30 है। इन सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि आज मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, किस साइड पे मार्केट मूव कर सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें किस चीज़ की ट्रेड जो है वो करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सेटअप जो है ये थोड़ा सा पसंद भी आया होगा और कंफ्यूजिंग भी लगा होगा। बहरहाल ट्रेड करने के लिए समटाइम्स, बल्कि समटाइम्स नहीं, मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड स्टार्ट करने के लिए एक दफ़ा मेहनत जब कर ली जाती है ना, तो फिर आपके बड़े सारे सवाल आते हैं कि सर मुझे बड़ा डर लगता है जब मैं ट्रेड स्टार्ट कर लेता हूँ कि कहीं मेरी ट्रेड गलत ना हो जाए। मैंने 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं डेमो प्रैक्टिस की है, लेकिन लाइव अकाउंट पे आने पे डरता हूँ। तो मैंने मतलब अजीब तो खैर नहीं कह सकता, बारे सही सवाल होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल हमसे करते हैं। तो इन सारे सवालों का मेरी नज़र में जवाब एक ही है कि जब आप ट्रेड स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस पे टाइम दे देते हैं तो फिर ट्रेड आपको तंग नहीं करती। लेकिन अगर ट्रेड आप फटाफट जज्बात में आके कर लें और एनालिसिस ना किया हुआ हो तो फिर ट्रेड आपका बैंड बजा देती है। सर गोल सर्कल चार्ट पे कैसे लगाते हैं जो आपने? सर वो गोल सर्कल नहीं है, वो फिबोनाची ही है। फिबोनाची के 3-4 कॉमन टूल्स हैं। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एक फिबोनाची फ़ैन है, एक फिबोनाची आर्क है, एक फिबोनाची टाइम जोन है। ये 4 उसके मेजर टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। ये सारे MT4 के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप आ जाएं
ये हमारे पास स्क्रीन पे सामने ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट पड़ा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। उसके बाद मैं इंसर्ट पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद फिबोनाची टाइम जोन है, फिबोनाची फ़ैन है। ये दूसरा जो आपने देखा था वो तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, फिबोनाची फ़ैन है। तीसरा जो है वो फिबोनाची आर्क है, ये जनाब लगा देंगे तो ये फिबोनाची आर्क है। ये जिस एरिया पे आप ड्रा करेंगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पे लाइनें और सर्कल ड्रा करके दे देगा। और चौथा जो है वो फिबोनाची टाइम जोन है, ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डीप टूल है, टाइम जोन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सर आपकी फॉरेक्स गुरु साइट में जो फिबोनाची की वीडियोस हैं उनकी हेल्प से गुड ट्रेडर बन सकते हैं। सर वहाँ पे फिबोनाची के बारे में मैंने एक पूरे का पूरा तरतीब से सारा मटेरियल दिया हुआ है कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगानी, कहाँ पे नहीं लगानी, कैसे टेक प्रॉफिट लेना, कैसे स्टॉप लॉस लेना। बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बड़ी तरतीब के साथ हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पूरा कोर्स है, लेकिन वो बनाई कुछ इस तरह से हुई हैं, या कह लें कि बनी कुछ इस तरह से हैं कि वो एक तरतीब के साथ हैं और वो कोर्स की तरह से ही पढ़ी हैं। अल्लाह अकबर। जी सर, कोई और क्वेश्चन है तो ओके, नहीं तो फिर आज हम वाइंड अप करते हैं। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। फिबोनाची उनकी हेल्प से ट्रेड के काबिल हो सकते हैं। जी सर बिल्कुल, इंशाल्लाह फिबोनाची की हेल्प से आप ट्रेड के काबिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह वसीम भाई। ठीक है सर, इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के अंदर आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बल्कि हमेशा के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अब आप प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ पढ़ा है उसको चार्ट्स पे अप्लाई ज़रूर करें। ट्रेंड लाइंस को लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को लगाएं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें, खेलें। आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सर। VSA पे भी वीडियो नहीं सर, VSA पे अभी तक मैंने कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है, करूँगा इंशाल्लाह, टाइम मिला तो, सेहत ने इजाज़त दी तो, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइम पे, 9 बजे क्लास होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।